नमस्कार दोस्तों। सिंधु सभ्यता के आखिरी भाग में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने सिंधु सभ्यता के विषय में बहुत सी चीजों का अध्ययन किया, जिसमें उसके प्रारंभ से लेकर हमने उसके प्रमुख नगरों तक की बातें की। आज के इस आखिरी भाग के अंदर हम देखेंगे सिंधु सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति। अगर मैं बात करूं सिंधु सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों, इनकी अगर बातचीत की जाए तो हम इनको एक एक को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समाज। समाज किस प्रकार से था? जैसे हमारी बातें हो चुकी है, समाज की सबसे छोटी इकाई हम परिवार से शुरू करेंगे। फिर हम देखेंगे समाज कितने भागों में था, तो समाज वर्तमान के समान ही 4 भागों के अंदर विभाजित था। फिर हम देखेंगे समाज में कौन कौन सी क्रियाएं प्रचलन में थी और कौन कौन सी क्रियाएं प्रचलन में नहीं थी। उसके बाद में हम देखेंगे धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति में हम बात करेंगे किन किन स्थलों पर किन किन चीजों की पूजा अधिक की जाती थी, या धार्मिक अनुष्ठानों का रूप किस प्रकार से था। आर्थिक में हम देखेंगे किस प्रकार की व्यवस्था थी, वणिक वर्गीय थी, ग्रामीण व्यवस्था थी, या फिर व्यापारिक व्यवस्था थी। व्यापारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, या हम बात करें कि व्यापार किन किन चीजों का होता था, कहां कहां से व्यापार किया जाता था। अगर मैं इसकी शुरुआत करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति की। सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति। सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति। देखिए, अगर हम समाज की बात करते हैं तो समाज का जो सत्ता है, यानी सबसे पहले हम बात करें समाज, तो सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक, यानी समाज में किसकी अधिक चलती थी या सत्ता किसके नाम से जानी जाती थी, तो वो माता के नाम से जानी जाती थी। जिसके प्रमाण हम हड़प्पा में देख चुके हैं कि हड़प्पा के अंदर हमें एक मोहर पर ऐसा चित्र मिला है कि स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र, जिसकी हमने चर्चा की थी कि यह जीवन का परिचायक है। समाज मात्र सत्तात्मक है तो परिवार, सिंधु सभ्यता का परिवार कैसा था? एकल। माता की सत्ता और परिवार एकल। इसका उलट अगर हम देखते हैं ग्रामीण व्यवस्था में, आहड़ के अंदर, जहां पर कि परिवार संयुक्त और सत्ता पितृसत्तात्मक। यह हमारा जो अगला टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति, उसके अंदर भी हम देखेंगे कि समाज जो होगा वो पितृसत्तात्मक होगा और परिवार जो होगा वह एकल होगा। उसके आगे की अगर मैं बात करूं कि समाज में और क्या क्या व्यवस्थाएं प्रचलन में थी, तो हम इसे थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएं हम इससे पहले देख चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं दास प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, प्रचलन में नहीं थी। प्रचलन में नहीं। ये सारी व्यवस्थाओं के प्रमाण हमें कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। दास प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह आदि हमें व्यवस्थाएं यहां पर दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन एक व्यवस्था जिसकी हमने बात की थी, सती प्रथा। अगर मैं बात करूं सती प्रथा की, तो सती प्रथा के जो हमें प्रमाण हैं वो हमें कहां से मिलेंगे? लोथल से। लोथल की हमने जो बात की थी, 3 युग्मित समाधियां, कपल हमें यहां पर देखने को मिले थे। उसके आगे अगर हम चलते हैं तो देखो
श्रृंगार प्रसाधनों का उपयोग। सिंधुवासी श्रृंगार प्रसाधनों का उपयोग करते थे, जिसके प्रमाण हमें हड़प्पा से काजल और चहुंदरों से लिपस्टिक के प्रमाण के तौर पर हमें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सूती व ऊनी वस्त्रों का उपयोग। यहाँ के वासी सूती व ऊनी वस्त्रों का उपयोग भी किया करते थे। एक आखिरी अगर हम इसकी बात करें तो हम देख सकते हैं नृत्य व संगीत कला प्रचलन। नृत्य और संगीत कला प्रचलन में इन दोनों के प्रमाण हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नृत्य का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा से पुरुष नर्तक की मूर्ति मिलना भी हमें नृत्य और संगीत की ओर हमारा ध्यान लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग जो थे वो नृत्य और संगीत कला में पारंगत थे। एक और इंपॉर्टेंट बात की जाए तो शांति प्रिय लोग। सिंधुवासियों का समाज शांति प्रिय था। सामान्यतः सिंधुवासी युद्ध प्रिय नहीं थे, जिसके प्रमाण हम देख सकते हैं कि यहां पर लोहे का उपयोग और घोड़ा यहां पर प्रचलन में नहीं था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहां के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे। समाज की अगर मैंने बात की तो समाज मातृसत्तात्मक, परिवार यहाँ का एकल, ये सारी व्यवस्थाएं हमें देखने को नहीं मिलती हैं। सती प्रथा की अगर हमने जानकारी ली तो ये लोथल से दिखाई दे सकती। श्रृंगार प्रसाधनों का उपयोग किया जाता था, जिसमें लिपस्टिक और हम काजल पहले प्रमाण देख चुके हैं। सूती व ऊनी वस्त्रों का उपयोग होते थे। नृत्य कला और संगीत कला यहाँ पर प्रचलन में थी और लोहे और घोड़े के प्रयोग नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को हम शांति प्रिय सभ्यता कह सकते हैं। इससे आगे चलते हैं हम और बात करते हैं सिंधु वासियों की धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 3 जगह के प्रमाण ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पहले बात करूं प्रतीक, मोस्टली बात करते हैं हम चिन्ह की पूजा। प्रतीक चिन्ह से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। स्वास्तिक और छाबड़ी जो कि हर घर में आपको देखने को मिल जाते हैं, उन्हें ही हम हमारे प्रतीक चिन्ह कहते हैं। मातृ पूजा और जल पूजा। जल और मातृ यानी हम इनको आधार मानकर हम ये कह सकते हैं कि सिंधुवासी प्रकृतिवादी थे। सिंधुवासी प्रकृतिवादी थे और ये सर्वाधिक हमें जहां पर मिले हैं उस नगर का नाम है हड़प्पा। प्रतीक चिन्हों की पूजा, मातृ पूजा, जल पूजा, ये सर्वाधिक हमें जिस स्थान से मिलते हैं वो मिलता है हड़प्पा। अगर हम अगले की बातचीत करें तो देखो पीपल पूजा, तुलसी पूजा, हवन कुंड आदि हमें मिलते हैं सर्वाधिक मात्रा में कालीबंगा। सर्वाधिक मात्रा में हमें इनकी पूजा के जो अवशेष हैं वो कहां से मिले हैं? कालीबंगा से।
अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमें दो स्थानों से और मिलते हैं। एक तो मैंने बात की थी कहां से, लोथल से, और एक मैंने बात की थी कहां से, बनवाली हरियाणा से। दो स्थानों में से, यानी कालीबंगा प्लस लोथल प्लस बनवाली, इन सभी स्थानों से। लेकिन अगर मैं पहले भी हमने बातचीत की थी, अगर ये तीनों ऑप्शन में होते हैं और हमें किसी एक को छांटना हो तो हम उसकी तरफ जाएंगे, तो वो कौन सा स्थल होगा, कालीबंगा का स्थल होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि कालीबंगा जो स्थल राजस्थान में है वो प्राक हड़प्पा, हड़प्पा समकालीन और पश्चिम हड़प्पा के तौर पर जाना जाता है। इसलिए हवन कुंडों का सबसे पहला उपयोग हमें कहां देखने को मिला है, कालीबंगा में। आरटेट 2013 के अंदर इसके बारे में पूछा जा चुका है। इसके अतिरिक्त पुरुष पूजा व एक श्रृंगी एक सींग वाले पशु की पूजा, ये हमें देखने को मिलेगा कहां से, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से यहीं से हमें एक पाशुपति या योगी की भी जानकारी मिलती है। पाशुपति या योगी की जानकारी। देखिए दोस्तों, कई बार एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है, वो क्या है, वर्तमान में प्रचलित देवों में से किसकी जानकारी हमें सिंधु से प्राप्त होती है, तो वो होगा कौन, पाशुपति शिव। यानी शिव के बारे में जानकारी सिंधुवासी भी रखते थे। इसके अतिरिक्त पूरी सिंधु सभ्यता में कुकुदियामान वृषभ की पूजा, पूरी सिंधु सभ्यता में हमें कुकुदियामान वृषभ की पूजा, वृषभ यानी बैल, कुकुदियामान यानी कुबड़ वाले बैल की पूजा सिंधु सभ्यता में की जाती थी। तो इन सभी के आधार पर हम थोड़ा थोड़ा इनको अलग करके पढ़ सकते हैं। बाकी इन सभी की पूजा हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती है। इससे अगर हम आगे चलते हैं तो इसकी जो आखिरी पड़ाव है वो है इसकी व्यापारिक स्थिति या इसकी आर्थिक स्थिति। सिंधु सभ्यता अर्थ संपन्न व्यवस्था मानी जाती है। अगर मैं बात करूं आर्थिक स्थिति की, आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो यह एक वणिक वर्गीय व्यवस्था थी। वर्णिक वर्गीय व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था कह सकते हो आप, या इसे वणिक वर्गीय व्यवस्था हम कह सकते हैं, यानी व्यापार किया जाता था। अब व्यापार की हम आगे चर्चा करेंगे, कौन सी वस्तु आयातित थी, कौन सी वस्तु निर्यातित थी, क्या मंगाते थे, क्या अधिक से अधिक हमें भेजते थे। उससे पहले अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी, अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। सिंधु वासियों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि या व्यापार पर आधारित थी। मोटे तौर पर हम बात करेंगे किसकी, कृषि की। कृषि की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं प्रमुख फसलें। अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें, प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी, गेहूं, जौ, मटर,
तरबूज, खरबूज आदि। अब हमें ध्यान क्या रखना है, इतनी सारी फसलें हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तक आरएस से लेकर छोटी परीक्षाओं में फसलों से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो यह पूछा गया है किस फसल से सिंधुवासी परिचित नहीं थे। अभी तक मैंने ये वो सारी फसलें लिखी हैं जो कि सिंधुवासी जिनसे कि परिचित थे, लेकिन अगर मैं नोट के तौर पर बात करूं तो हम देख सकते हैं कि सिंधुवासी रागी से परिचित नहीं थे या रागी फसल वो पैदा नहीं करते थे। तो सिंधुवासी रागी फसल से परिचित नहीं थे। अगर हम आगे चलें और बात करें व्यापार की, मैंने कहा था सिंधुवासी व्यापार के ऊपर निर्भर थे, वणिक वर्गीय नगरीय एक व्यवस्था थी। व्यापार की बात करूं तो हम कह सकते हैं व्यापार आंतरिक व बाह्य, यानी देश में भी होता था और विदेश में भी होता था। जलीय व स्थलीय, स्थल मार्ग से भी होता था और जल मार्ग से भी व्यापार किया जाता था। व्यापारिक व्यवस्था आंतरिक और बाह्य, जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार से व्यापार किया जाता था। प्रमुख व्यापारिक केंद्र, प्रमुख, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। व्यापारिक केंद्र, सिंधु के समय 3 प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। एक केंद्र आपको ध्यान में रखना है दिलमुन, जो भारत में नहीं है। दूसरा है माकन और तीसरा है मेलवा। तीसरा जो केंद्र है मेलवा, ये उस समय के हमें नाम ध्यान में दिखाई देते हैं, लेकिन वर्तमान में हम इनको किस नाम से जानते हैं। दिलमुन को आप बहरीन केंद्र के तौर पर जान सकते हो मिस्र में। माकन को हम वर्तमान का गुजरात कह सकते हैं और मेलवा जो शब्द है उसका समीकरण सिंधु से लगाया गया है। तो ये 3 प्रमुख व्यापारिक केंद्र आपको दिखाई दे सकते हैं। दिलमुन है जिसे आप बहरीन कह सकते हो, माकन, गुजरात, मेलवा, ये शब्द आपको याद रखना है। कई बार पूछा गया है मेलवा शब्द का समीकरण विद्वानों ने किस केंद्र से स्थापित किया है। बाकी लोथल प्रमुख व्यापारिक स्थल था, बंदरगाह था, जहां से कि व्यापार किया जाता था। आप देख सकते हो कि वहां से हमें फारस की मोहरें भी प्राप्त होती है। तो ये हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता, वणिक वर्गीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि। एक प्रमुख व्यापारिक फसल, प्रमुख व्यापारिक फसल, यह भी कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है और उसे हम जानते हैं कपास। सिंधु सभ्यता की प्रमुख व्यापारिक जो फसल थी उसे हम जानते हैं किस नाम से, कपास के नाम से। और इस कपास को यूनानियों ने सिंडन या सीडन का, इस कपास को यूनानियों ने सिंडन या सीडन कहकर पुकारा। तो सिंधु वासियों की प्रमुख जो व्यापारिक फसल थी वो कौन सी थी, कपास थी, जिसे यूनानियों ने सिंडन या सीडन नाम से पुकारा। तो ये थी सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति। वणिक वर्गीय, कृषि, प्रमुख फसलें किससे परिचित नहीं थे, तो रागी से परिचित नहीं थे। आंतरिक व बाह्य, जलीय व स्थलीय मार्गों से व्यापार होता था।
प्रमुख व्यापारिक जो केंद्र थे वो दिलमुन, माकन और मेहलुआ थे। मेहलुआ शब्द कम से कम हमें याद रखना है, जो कि सिंधु से रिलेटेड माना जाता है। प्रमुख व्यापारिक फसल की बात करूं तो मैं वो कपास थी, और कपास को यूनानियों ने सिंडन या सीडन के नाम से पुकारा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें कौन सी ऐसी वस्तुएं थी जो कि सिंधु सभ्यता में आयातित और निर्यातित की जाती थी। अगर हम इन सभी की बात करें तो प्रमुख प्रमुख जो चीजें थी वो है चांदी, सोना, तांबा, सेलखड़ी, जिससे कि मोहरों का निर्माण किया जाता था, सेलखड़ी, प्रस्तर, नीलमणि, हरितमणि, जैस्पर जो कि धातु है, और ये वो वस्तुएं हैं जो कि सिंधुवासी निर्यात करते थे। आयातित वस्तुओं से तात्पर्य जो वस्तुएं हम बाहर से मंगाते हैं, निर्यातित वस्तुओं से तात्पर्य जो हमारे यहां से बाहर भेजी जाती हैं। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। सोना तब भी और अब भी कर्नाटक भारत में एकमात्र स्थल है। तांबा गणेश्वर खेतरी झुंझुनू राजस्थान से संबंधित है। गणेश्वर को हम आज भी ताम्र जननी के तौर पर जानते हैं। गणेश्वर को हम किस नाम से जानते हैं? ताम्र जननी के नाम से जानते हैं। दो स्थल हैं दोस्तों, एक है ताम्र जननी और एक है ताम्र नगरी। ताम्र जननी जहां तांबे का सबसे पहला उपयोग हुआ वो स्थल खेतरी है। जहां तांबे का सर्वाधिक उपयोग हुआ वह स्थल भी राजस्थान उदयपुर में आहड़ या अघाटपुर की सभ्यता को माना जाता है। आगे अगर हम चलते हैं, नीलमणि महाराष्ट्र से, हरितमणि मध्य एशिया से, जैस्पर गुजरात से। अगर मैं बात करूं निर्यातित वस्तुओं की, हमारी कपास से संबंधित पहले बात हो चुकी है। कपास प्रमुख व्यापारिक फसल थी जिसे कि यूनानियों ने सीडर या सीडन के नाम से पुकारा है। मनके मोती बनाने के कारखाने हम देख चुके हैं। कहां पर? चहुंदड़ो। कहां देखा हमने? चहुंदड़ो के अंदर। सूती वस्त्रों के प्रमाण देखिए, भारत का हमेशा से सबसे प्रमुख जो उद्योग रहा है वह वस्त्र उद्योग रहा है। और वस्त्रों में भी कौन सा वस्त्र उद्योग? तो हम बात करते हैं किसकी? सूती वस्त्र उद्योगों की। आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज, मसाले। ये भी हम हमेशा से ही विदेशों को निर्यात करते हैं। भारत के अंदर जितनी भी आधुनिक समय में जितनी भी विदेशी कंपनियां आएंगी वो सर्वप्रथम किसका व्यापार करने आएंगी? मसालों का। क्योंकि भारतीय मसालों की हमेशा से ही यूरोप में बहुत अधिक मांग रही। आगे चलते हैं हम। अगली इसकी विशेषता है जो मैंने आपको यहां पर पहले से लिख दी है, क्योंकि इनके अंदर आपको केवल और केवल स्थलों से संबंधित कुछ जानकारी लेनी है। कौन सा स्थल? जैसे हमारी पहली क्लास के अंदर बात हुई थी कि सिंधु सभ्यता में का विस्तार कितने देशों में हुआ है? तो हमने देखा था सिंधु सभ्यता का विस्तार 3 देशों के अंदर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। सर्वाधिक विस्तार जो इसका हुआ है वो भारत में हुआ है, और सबसे कम स्थल इसके हमें दिखाई देते हैं वो हैं अफगानिस्तान में। इन स्थलों में भी कुछ विशेषताएं हैं, एक आध जो हम चर्चा करते चलेंगे। सबसे पहले मैं अगर बात करूं अफगानिस्तान में मोटे तौर पर 2 स्थल, मुंडेगाक और शोरतोगाई। अगर मैं बात करूं राणा गुंडई की, राणा गुंडई वो स्थल है जहां से हमें घोड़े का जबड़ा मिला। राणा गुंडई वो स्थल है जहां से हमें घोड़े का जबड़ा प्राप्त होता है। उसके आगे की मैं अगर बात करूं तो देखिए, घोड़े के विषय में 4 क्वेश्चन। सर्वप्रथम, घोड़े का जबड़ा आपने देखा राणा गुंडई अफगानिस्तान से मिला है। घोड़े के अस्थि पंजर हम आगे देखेंगे, सूतकोतदा गुजरात से मिलता है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति आपको लोथल से प्राप्त होती है, जो हम पहले देख चुके हैं। और एक और चीज जो हम पहले देख चुके हैं वो है क्या
कि घोड़े के दांत हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होते हैं। यानी घोड़ा यहां मौजूद था लेकिन काम में या प्रचलन में नहीं आता था। आगे मैं बात करूं पाकिस्तान। पाकिस्तान में 3 स्थान है। एक मैं अगर आपसे बात करूं पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ये कुछ सिंध प्रांत के स्थल है। एक पाकिस्तान का है पंजाब प्रांत। अगर पंजाब प्रांत की हम बात करें तो एक स्थल जिसके बारे में हम बहुत गहनता से पढ़ चुके हैं, उस स्थल का नाम है हड़प्पा। अगर मैं सिंध प्रांत की बात करूं तो ये सिंध प्रांत के कुछ स्थल हैं। मोहनजोदाड़ो है, चहुंदड़ो है, जुदेर जोध है, लोहम जोदाड़ो है, अमरी, कोटदीजी प्राचीन संस्कृति है, अलाहादीनो। अलाहादीनो ये एक और इंपॉर्टेंट स्थल है। अलाहादीनो के विषय के अंदर एक क्वेश्चन जो पुटअप किया जा सकता है वो क्या है? वो दोस्तों ये है कि जिस प्रकार सिंधु का सबसे बड़ा नगर, जिस प्रकार सिंधु का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, उसी प्रकार से सिंधु का सबसे छोटा नगर, सबसे छोटा नगर, सबसे छोटा स्थल जो हम कह सकते हैं वो कौन सा है? अलाहादीनो, जो कि पाकिस्तान। बलूचिस्तान की बात करूं मैं तो सूत का गेंडोर, बालाकोट। सूत का गेंडोर सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है जो कि द्वासक नदी के किनारे है। सोकाकोह, डाबरकोट, कुल्ली और नाल। कश्मीर के अंदर हम बात कर चुके हैं मांड, या अब हम यहां से शुरुआत कर सकते हैं भारत। यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं किससे? भारत से। भारत की बात करूं तो मैंने इनको अलग अलग राज्यों के अंदर बांटा है। कश्मीर मांड है, पंजाब में चंडीगढ़ है, रोपड़। रोपड़ की जो उत्खननकर्ता थे वो थे यज्ञदत्त जी। सतलज नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई। इसका एक प्रसिद्ध जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले करवा चुका हूं। शवादान के दौरान हम बात कर चुके थे कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वो दोस्तों कहां से मिले थे आपको? रोपड़ से। और इसकी खुदाई करता कौन थे? यज्ञदत्त। हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा का एक स्थल आप बनवाली बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। उसके अतिरिक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्थल है वो है यहाँ का राखी गड्डी। राखी गड्डी जो हरियाणा के जिंद में पड़ता है, जिंद जिला है, डिस्ट्रिक्ट है वहां का। और इसकी खुदाई 1969 में सूरज भान जी के द्वारा की गई थी। यहां का एक सबसे जो मोस्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत का सबसे बड़ा स्थल, या हम ये कह सकते हैं भारत में सिंधु का सबसे बड़ा स्थल राखी गड्डी हरियाणा है। कुछ किताबें अभी इसको धोलावीरा के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक मानकों के अनुसार भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल वो है कौन सा है? राखी गड्डी हरियाणा है, ना कि धोलावीरा गुजरात। इसके आगे हम चले, कुणाल, यह भी हरियाणा में पड़ता है। यहां पर हमें चांदी के 2 मुकुट मिले। यहां से हमें चांदी के क्या मिले हैं दोस्तों? 2 मुकुट मिले हैं। अब मुकुट कौन पहनेगा? तो मुकुट राजा पहनेगा। यानी अर्थात सिंधु सभ्यता एक राजतंत्रीय व्यवस्था थी, यानी वहां पर राजा का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। आगे हम चलते हैं, भगवानपुरा है, मीताथल है, झिराना है। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं या ये सारे के सारे नगर हमें कुछ भारत में देखने को मिलते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे मैं बात करूं तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में बहुत सारे स्थल हैं, जिनमें से 2 मैंने आपको यहां लिखे हैं, कालीबंगा और तरखनवाला।
गंगानगर तरखनवाला और हनुमानगढ़ कालीबंगा। कालीबंगा जो नगर है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे परीक्षाओं के लिए, जिसके विषय में हम विस्तृत जो अध्ययन है वो हम करेंगे सभी किसमें, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में। अगर मैं बात करूं यूपी की, यूपी के अंदर हुल्लास है और एक नगर है आलमगीरपुर। याद आया, आलमगीरपुर मेरठ यूपी के अंदर स्थित है और यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। यह दोस्तों सिंधु सभ्यता का सबसे कैसा स्थल है, पूर्वी स्थल है, हिंडन नदी के किनारे। एक और बात करूं मैं, अगला हम जो चलते हैं वो गुजरात की तरफ। सिंधु सभ्यता से संबंधित भारत में सर्वाधिक जो नगर हैं वो गुजरात में खोजे गए। रंगपुर चावल की भूसी, लोथल सूतपोतदा घोड़े के अस्थि पंजर, भगतराव, रोजदी, देसलपुर, प्रभास पाटन, मालवण, कुंतासी, धोलावीरा और जूनीकरण। जूनीकरण के विषय में हमारी बात हुई थी कि एक तो धोलावीरा के समान ये नगर 2 के बजाय 3 भागों में विभाजित था। एक यहां से हमें स्टेडियम या सभागार के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं और सबसे अंत में है दाइमाबाद। दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित। इससे हम आगे बढ़ते हुए इसके आखिरी चरण की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण अगर मैं इनकी बात करूं, जिस प्रकार से इसके उद्भव के ऊपर सभी विद्वान एक मत नहीं हैं, उसी प्रकार से इसके पतन के कारणों के ऊपर भी विद्वान एक मत नहीं हैं। अगर हम बात करें अलग अलग विद्वानों के अनुसार, अलग अलग पिगट जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को विस्तृत साम्राज्य की 2 जुड़वा बहनें कहा है, और मार्टिन विलर हड़प्पा से संबंधित 1946 में, इनके अनुसार आर्यों का आक्रमण। ये कहते हैं सिंधु को नष्ट करने का काम किसने किया, आर्यों ने किया, जिसके विषय में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। आर्य कौन थे, कहां से आए थे। आर्यों का आक्रमण, आर्यों ने रचना की ऋग्वेद की, और ऋग्वेद के अंदर एक शब्द मिलता है हरूपिया, और हरूपिया शब्द का समीकरण विद्वानों ने सिंधु के पहले नगर किससे लगाया है दोस्तों, हड़प्पा से। और इसी के अंदर ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर यानी दुर्गों को नष्ट करने वाला यह कहा गया है, और कईयों को जीतने वाले के तौर पर प्रचारित किया गया है। और मोहनजोदड़ो से कुएं से प्राप्त नरकंकाल ये अपने समर्थन में बताते हैं। अगली बात करूं मैं मार्शल और मेके नदियों। देखिए इन 2 की हम चर्चा करते हैं। इन दोनों को आप जलवायु परिवर्तन में शामिल कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन में एक कहता है शुष्कता और एक कहता है बाढ़। मार्शल और एसआर राव तथा मैके इनके अनुसार तो पहले बिल्कुल सही व्यवस्था चल रही थी, उसमें अचानक परिवर्तन हुआ और अधिक बरसात होने लग गई, जिससे कि नदियों में क्या आने लगा, बाढ़ आने लगी, और बाढ़ के कारण पूरे शहर के शहर तबाह हो गए। दूसरे अमलानंद घोष जो कहते हैं कि अचानक से वर्षा कम होने लगी, सूखा पड़ने लगा और शुष्कता के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। एमएसवी एसटी लेम्ब्रिक ये कहते हैं कि नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया। देखिए दोस्तों, बाढ़ वहां आएगी, एक ही जगह नदी बह रही है, उसमें अचानक पानी आ जाए, दूसरी तरफ नदी एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बहने लग जाए, तब वो मार्ग परिवर्तन कहलाता है। दयाराम साहनी आरएल रैक्स ने विवर्तनिकी विक्षोभों को इसका कारण दिया है। पृथ्वी की आंतरिक स्थिति में विभिन्न प्रकार के बलों के कारण धरातल के ऊपर विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं, जो विक्षोभ कहलाती हैं, जिससे कि कहते हैं कि पूरे नगर के नगर नीचे दब जाते हैं। केवीआर कैनेडी के अनुसार संक्रामक
कोई बीमारी हुई जिससे कि जैसे कि वर्तमान में आज कोविड-19 चल रहा है, उसी प्रकार की किसी बीमारी या संक्रामक रोग के कारण इस सभ्यता का नष्ट हुआ। इन सारी बातों को अगर हम एक शब्द में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक प्रकोप। और इन प्राकृतिक प्रकोपों के कारण ही सिंधु सभ्यता नष्ट हुई है। ये थी दोस्तों आज की अपनी क्लास, और इस क्लास में हम सिंधु सभ्यता के आखिरी पड़ाव, इसके पतन के कारणों तक पहुंचे। आप लोग कोई भी यदि सुझाव देना चाहें तो वो अपने कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। इससे अगली क्लास में हम सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों की चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे अगला जो टॉपिक होगा वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। धन्यवाद।